कौन सा की वाला? अच्छा हाँ, उसको भी मैं ओवरव्यू करवा दूंगा, हल्का फुल्का समझ आ ही जाएगा। अकाउंट्स में टोटल कितना है? 7 चैप्टर आ रहे हैं ना? 8? अच्छा 9 था, उससे 8 किया था। 8 क्या है? जर्नल एंट्री है, नहीं वाउचर, वही है क्या? कौन गांव से रहे तुम लोग को पता ही नहीं है कौन सा? अच्छा ये है ना तुम लोग का? अच्छा, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, फिर प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा ये वाला तो नहीं हुआ है। और इसमें तुम लोगों को क्या अलग से पढ़ाए? IFRS के बारे में पढ़ाए होंगे, डिफरेंस बिट, आ जाओ IFRS के बारे में डिफरेंशिएट लिखा है ना बस। नहीं उसका आँख थोड़ा स्वेलिंग हो गया है। दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे एक दिन। फिर डबल एंट्री सिस्टम और सोर्स डॉक्यूमेंट। अच्छा ऐसा है, ये यहाँ तक आ रहा है ना ओरिजिन वाला। ये डबल एंट्री सिस्टम में क्या वो मॉडर्न रूल ट्रेडिशनल रूल वाला बताएं। अच्छा अकाउंट्स का कब है एग्ज़ाम? परसों है अकाउंट्स का। अच्छा ठीक है, रुको एक बार अकाउंट्स का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा इधर ध्यान दो। अकाउंट्स का अगर चैप्टर 1 की हम लोग बात करें, बात नहीं त्रिवेणी, बात नहीं, इधर ध्यान हो गया, पढ़ाई पे आते हैं। देखो अकाउंट्स का अगर मैं चैप्टर 1 की बात करूँ तो उसके अंदर इतना सारा टॉपिक है, ठीक है, जिसमें डेफिनेशन पूछ लेता है, अकाउंटिंग का जो डेफिनेशन है वो। उसके बाद अकाउंटिंग के ब्रांचेस पूछ सकता है। कितने ब्रांचेस थे? 3। क्या क्या याद करो? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। बस इन्हीं के बारे में बताना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग 2 चीज़ बनाते हैं, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर पाते हैं, सो दैट हम लोग अच्छे से असर्टेन कर पाए अपना प्रॉफिट। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर मैनेजमेंट क्या क्या डिसीजन वगैरह ले रहा है उसके बारे में अकाउंटिंग किया जाता है। इसके एडवांटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या एडवांटेज था? एक था इट रिप्लेसेस मेमोरी, इट हेल्प्स इन रिप्लेसेस मेमोरी। सेकेंड कुछ याद है? फैसिलिटेट लोन। थर्ड सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। फिर उसके बाद सेल ऑफ बिजनेस और मैनेजमेंट डिसीजन। फिफ्थ मैनेजमेंट डिसीजन। सिक्स हाँ वो भी हो गया पहले ही, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। और लास्ट कंपेरेटिव स्टडी। ये इसके 7 एडवांटेजेस थे। तो एटलीस्ट 2-3 को बहुत अच्छे से पढ़ के चल जाना कि उसके अंदर का भी एक्सप्लेन कर पाओ। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच का भी, ये सब मैं स्टार मार्क जो मार्क के रखा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आओ जल्दी आओ, जो मैं स्टार मार्क किया हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की अगर बात करें तो बताओ सबसे पहला बेसिस क्या लिखेंगे? सबसे पहला बेसिस स्कोप, मतलब दायरा। बुक कीपिंग का क्या स्कोप है? बुक कीपिंग में क्या क्या आता है? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग। और अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या आता है? समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ये 3 चीज़ इसमें आता है। ये हो गया पहला बेसिस। दूसरा बताओ स्टेज। बुक कीपिंग कौन सा स्टेज है? प्राइमरी स्टेज। अकाउंटिंग कौन सा स्टेज है? सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा ऑब्जेक्टिव। बुक कीपिंग ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हम लोग बनाएं। और अकाउंटिंग का क्या उद्देश्य होता है? टू असर्टेन नेट प्रॉफिट या नेट रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन, कि क्या हमारा रिजल्ट रहा, प्रॉफिट रहा, लॉस रहा, वो हम लोग असर्टेन कर पाते हैं। फिर उसके बाद फोर्थ क्या था? नेचर ऑफ जॉब। ये कौन सा नेचर है? रूटीन नेचर। और दूसरा वाला कौन सा जॉब है? एनालिटिकल एंड डायनामिक नेचर। अच्छा प्रिपरेशन है इसमें। और इसमें क्या था? परफॉर्मेंस। इसको कौन परफॉर्म करेंगे?
जूनियर स्टाफ, इसको कौन परफॉर्म करेंगे? सीनियर स्टाफ। फिर उसके बाद 6 था स्पेशलाइज स्किल्स। किस में लगता है स्पेशलाइज स्किल्स? अकाउंटिंग के अंदर, इसके अंदर नहीं लगता। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। बेसिस इंपॉर्टेंट है, नहीं तो टीचर हाफ मार्क्स से लेके 1 मार्क्स तक काट सकता है अगर बेसिस नहीं लिखो तो। सो एटलीस्ट जो भी हल्का फुल्का एग्जाम में जो भी बेसिस याद आ जाए वो वाले पॉइंट्स को लिखना स्टार्ट कर देना। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव के अंदर हम लोग 4 ऑब्जेक्टिव पढ़े थे अकाउंटिंग का। पहला सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, दूसरा प्रॉफिट और लॉस हम लोग को पता चल पाता है, तीसरा असेट और लाइबिलिटी मतलब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन असेट लाइबिलिटी का पता चल पाता है, और मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल रहता है और किसके लिए हेल्पफुल? यूज़र के लिए। बस वो हेडिंग देख लेना उसका एक्चुअल में क्या हेडिंग था, बाकी कंटेंट सेम है कि एक तो हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बना पाएंगे, प्रॉफिट लॉस निकाल पाएंगे, असेट लाइबिलिटी का वैल्यू डिटरमाइन कर पाएंगे, मैनेजमेंट का डिसीजन में हेल्पफुल रहेगा और यूज़र को एक डिसीजन लेने में हेल्पफुल रहेगा। यूज़र ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो कितने यूज़र्स होते हैं? कितने यूज़र्स? अच्छी फ़ोन नहीं चलाना है। हाँ बताओ कितने यूज़र्स होते हैं अकाउंटिंग के? 2 यूज़र। पहला बोलो बोलो बोलो, कितने यूज़र्स अकाउंटिंग के? 2। कौन कौन से? इंटरनल यूज़र, एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल में कौन? 2 लोग, ओनर और मैनेजमेंट। तो इसके अंदर हम लोग को लिखना भी पड़ेगा एक लाइन में कि ओनर को क्यों ज़रूरत है, मैनेजमेंट को क्यों ज़रूरत है। तो ओनर को क्यों ज़रूरत होता है इन्फॉर्मेशन का? वो अपना कैपिटल लगाया है तो बहुत रिस्की पोजीशन में है, तो वो जानना चाहेगा कि मेरा कैपिटल सेफ है या नहीं। मैनेजमेंट को क्यों जानना है? वही इन्फॉर्मेशन क्यों जानना है कि वो डिसीजन ले पाए कि कितने वर्कर को हायर करना है, कितना नया प्रोडक्ट बनाना है, नया प्रोडक्ट कुछ लॉन्च करना है कि नहीं करना है इस साल, वो दोनों। फिर एक्सटर्नल पे आते हैं, बताओ कौन कौन थे? बैंक हो गया, एम्प्लॉई हो गया, क्रेडिटर, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, फिर उसके बाद पब्लिक हो गया और रिसर्चर हो गया। और भी कुछ था क्या? इतना था। बताओ बैंक को क्यों ज़रूरत है? वो हमें लोन देंगे, वो चेक करेंगे हमारा फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, वो अगर ट्रस्ट वर्दी लगा उनको, हमारा रीपेइंग कैपेसिटी अच्छा लगा, तभी वो पे कर पाएंगे, हमें लोन देंगे कि हम वापस टाइम में पे कर पाए। एम्प्लॉय को क्यों ज़रूरत है? जॉब अपॉर्चुनिटी काइंड, हाँ मैं बोल सकते हो कि, और मेन इसमें यह है कि वो सैलरी वगैरह बढ़ाने को बोल सकता है, सैलरी का, बोनस का, वो ऐसा हाइक करने बोल सकता है। अगर कंपनी प्रॉफिट में होगा तो बोलेगा कि मेरा सैलरी बढ़ाओ, बोनस बढ़ाओ। क्रेडिटर को क्यों ज़रूरत है? वो हमें गुड्स किस में दिया है? क्रेडिट में दिया है, तो वो जानना चाहेगा जो इंस्टीट्यूशन या जो कंपनी को मैं क्रेडिट में दे रहा हूँ वो सही साट है कि नहीं वो कंपनी। ऐसा तो नहीं गुड्स लेके कहीं भाग जाए, पैसा ना दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टर का क्या है? इन्वेस्टर अगेन वो अपना कैपिटल लगाया, इन्वेस्ट किया है, तो जानना चाहेगा मैं रिस्क पोजीशन में हूँ नहीं हूँ, कैसा है वो सब। गवर्नमेंट को क्यों ज़रूरत है? टैक्स के लिए कि टाइम टू टाइम हमारा कंपनी टैक्स वगैरह फाइल कर रहा है नहीं कर रहा है उसके हिसाब से। फिर उसके बाद ये कौन था? पब्लिक को क्यों ज़रूरत है? जॉब अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। पब्लिक इस सीख में लगा रहता है कि अगर कंपनी बहुत अच्छा काम कर रहा है तो हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मांगे। और रिसर्चर को रिसर्च वर्क के लिए ज़रूरत रहता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं लिमिटेशन। अगेन एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन, हम लोग 4 नुकसान पढ़े थे। पहला नुकसान अकाउंटिंग इग्नोर, हाँ क्या क्या, हाँ अकाउंटिंग इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर कर देता है। और हाँ अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, वह हाँ, और हाँ क्या क्या अकाउंटिंग, हाँ अकाउंटिंग नहीं कुछ और था उसका पॉइंट, हाँ इट इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, हाँ करेक्ट, ऐसे ही बोली। अंडा बर्तन रायता और बाद में बोल रही है मैं एक करी बोली हूँ, कुछ भी। तो अगला क्या था? अकाउंटिंग इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। और लास्ट वाला क्या था? विंडो ड्रेसिंग मतलब है कुछ और दिखाया कुछ और जा रहा है, ऐसा वाला पॉइंट है। तो पहला कि हम बस क्वांटिटी को रिकॉर्ड करते हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। फिर उसके बाद ये फुली एग्जैक्ट नहीं है, इसके अंदर डिप्रीसिएशन का एग्जाम्पल हम लोग देखे थे कि अगर हम लोग सोच रहे हैं कि डिप्रीसिएशन फॉर एग्जांपल 10 साल चलेगा तो ज़रूरी नहीं है वो मशीन 10 साल चले, क्या पता वो 12 साल। हाँ क्या, हाँ क्या था ये? पढ़ाई में थोड़ा ध्यान। तो अगर हम लोग सोच रहे हैं कि 10 साल चलेगा तो ज़रूरी नहीं 10 साल ही चले, क्या पता वो 12 साल भी चल सकता है, क्या पता वो दूसरे ही साल टूट जाए, कुछ भी हो सकता है। तो अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस मतलब मार्केट में कितना प्राइस चल रहा है इससे अकाउंटिंग को फ़र्क नहीं पड़ता।
कितने में उसको खरीदे हैं उसी में बस रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद वाला जो थर्ड चैप्टर उसके अंदर प्रिंसिपल में एक हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल है। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल भी वही बोलता है कि जितने परचेज किए थे जो प्राइस में उसी में रिकॉर्ड करो, आज के रेट में कितना मार्केट वैल्यू चल रहा है उसमें मत रिकॉर्ड करो। और अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, मतलब हम लोग मैनिपुलेट कर देते हैं, छेड़छाड़ कर देते हैं बुक्स के साथ। ठीक है, ये भी पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? RRUC, आर से रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी कितने तरीके का होता है? 2। क्या क्या? एक इंटर फर्म कंपेरिजन और एक इंट्रा फर्म कंपेरिजन। इंटर फर्म मतलब, हाँ करेक्ट, जियो कंपनी अपना किसके साथ कंपेयर करेगा? एयरटेल के साथ, तो उसको हम लोग बोल देंगे इंटर फर्म कंपेरिजन। और अगर जियो कंपनी अपना करेंट ईयर को प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे? इंट्रा फर्म कंपेरिजन। तो बस ये कंपेरिजन के अंदर ये 2 को भी बस एक्सप्लेन कर देना है। सिस्टम ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो 2 सिस्टम है, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री। अगर मान लो तुम लोग से पूछा एडवांटेज बताओ डबल एंट्री का, क्या क्या एडवांटेज बताएंगे? आ जाओ जल्दी, क्या क्या एडवांटेज हम लोग बताएंगे अगर हमें डबल एंट्री का एडवांटेज पूछा तो? लगाओ दिमाग। सबसे पहला एडवांटेज कि हमें कंप्लीट रिकॉर्ड मिल पाता है। बताओ कंप्लीट रिकॉर्ड क्यों मिल पाता है? क्योंकि हम लोग दोनों रिकॉर्ड करते हैं, बोथ एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट को भी रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट को भी। तो ये सेकंड एडवांटेज। थर्ड, हमें सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग हो पाता है। फिर उसके बाद फोर्थ, इसमें फ्रॉड होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, बिल्कुल मिनिमाइज हो जाता है फ्रॉड होने का चांसेस, बिकॉज हमें सब पता है कि पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। तो ये ऐसे ही 4 पॉइंट हो गया। और फिफ्थ लिख सकते हो, लॉ इसे एक्सेप्ट भी करता है, कानून ऐसा बोलता है कि डबल एंट्री करना चाहिए, तो दैट एक ब्रॉड आइडिया रहे कि बिजनेस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो बस ये लिखे हो कि नहीं लिखे हो कॉपी में? लिखे हो ना? बस वही वाला फीचर्स को एडवांटेज बना के लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक का पॉइंट हो गया था। इसमें कोई टॉपिक में डाउट है तो बताओ, मैं वाले टॉपिक को दोबारा से समझा दूंगा। ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव को एज इट इज़ कट कॉपी पेस्ट फंक्शन में लगा देना है। फंक्शन को अलग से याद करके नहीं जाना है, उसमें मेजॉरिटी पॉइंट पूरा सेम है। तो ऑब्जेक्टिव जो याद किया, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, P&L, एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, ये पूरा फंक्शन के अंदर भी पूरा कट कॉपी पेस्ट करना है। किसी में डाउट? ये अकाउंटेंसी भी कुछ नहीं है। अकाउंटेंसी जिसमें अकाउंटिंग का थियोरिटिकल पार्ट भी रहता है और प्रैक्टिकल पार्ट भी रहता है, दोनों को मिला के हम इसको अकाउंटेंसी बोलते हैं। इसमें मैं जो स्टार मार्क किया हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन, ब्रांचेस, एडवांटेजेस, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स, यूज़र ऑफ अकाउंट्स, फिर उसके बाद ये क्या बोलते हैं, लिमिटेशन और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, RRUC वाला। अब एक बार चैप्टर नंबर 2 देखते हैं। कहाँ गया? इधर ध्यान दो। चैप्टर नंबर 2, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग कैपिटल पढ़े थे। कैपिटल इंपॉर्टेंट है, उसमें स्टार मार्क कर देना। कैपिटल का क्या था मीनिंग? इट इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, असेट, गुड। इट इज ट्रीटेड एज असेट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस, करेक्ट? नहीं, लाइबिलिटी। इट इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस के लिए ये उधारी है क्योंकि ओनर अपना पैसा बिजनेस को दे दिया है। वो पैसा वो कभी भी मांग सकता है ओनर, इसीलिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लाइबिलिटी है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। सेकेंड, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मीनिंग लिखो कि इट इज़ द अमाउंट ओव्ड बाय द बिजनेस टू आउटसाइडर्स। वहाँ अगर ऐसा नहीं लिखे हो तो नॉर्मल वाला भी लिख लो। तुम लोग क्या लिखे उसका मीनिंग? हाँ चल जाएगा। ओव के जगह पेबल बोल सकते हो, या तो ओव बोल देना या तो पेबल। इट इज़ द अमाउंट विच बिजनेस इज पेबल टू आउटसाइडर। अदर्स के ब्रैकेट में लिख लो आउटसाइडर। अदर्स मतलब आउटसाइडर। तो तुम लोग अदर्स भी लिख सकते हो और आउटसाइडर भी लिख सकते हो। तो इट इज़ द अमाउंट विच बिजनेस ओव्स या पेबल टू आउटसाइडर या अदर्स। 2 तरीके का लाइबिलिटी होता है, एक इंटरनल लाइबिलिटी और एक एक्सटर्नल। इंटरनल का तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, क्या है इंटरनल का? एक एग्जाम्पल याद करो, कैपिटल। ओनर जो बिजनेस में पैसा लगाया है वो एक कैपिटल है।
तो याद रखना है कैपिटल एक मात्र इंटरनल लाइबिलिटी है। बाकी जितना भी है, डिबेंचर्स बोल दो, बैंक से लोन लिया है वो हो गया, बैंक का ओवरड्राफ्ट हो गया, ये जितना भी क्रेडिटर वगैरह सब कुछ, बिल्स पेबल वगैरह सब एक्सटर्नल है। बस इंटरनल में एक ही आता है, वो अपना कैपिटल है, ओनर जो बिजनेस में पैसा लगाया है। ठीक है, फिर अगर हम लोग लाइबिलिटी को ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ रीपेमेंट देखें तो कितने तरीके का लाइबिलिटी था? 3। पहला था लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, इसको और क्या बोलते थे हम लोग? नॉन करेंट लाइबिलिटी, ये हो गया पहला वाला। दूसरा क्या था? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, जिसको और क्या बोलते हैं? करेंट लाइबिलिटी। तीसरा क्या था? कंटिजेंट लाइबिलिटी। ठीक है, कंटिजेंट लाइबिलिटी का किसी को मीनिंग याद हुआ? नहीं याद हुआ? ठीक है, नहीं याद हुआ तो याद करने की नीड नहीं है, वो तुम्हारे बुक में नहीं दिया हुआ है, बट ये आगे के चैप्टर में काम आएगा। तो बस हल्का फुल्का याद रखना, उसका मीनिंग नहीं लाइन बाय लाइन याद नहीं हो रहा है, कोई इशू नहीं है। डिपेंडिंग ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, मतलब अगर कोर्ट पे केस चल रहा है तो डिपेंड करेगा पे करना है या नहीं करना है, डिपेंडिंग ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। कोर्ट में अगर केस में जीत गया तो पे नहीं करना पड़ेगा, कोर्ट में अगर केस हार गया तो मेरे को पे करना पड़ेगा। तो बस इसी को बोलते हैं कंटिजेंट लाइबिलिटी, जो हम लोग श्योर नहीं है कि वो क्या होने वाला है, वो रहेगा नहीं रहेगा, ऐसा वाला पॉइंट। फिर उसके बाद इधर पे आते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मतलब इसको पे कब करेंगे? विच इज पेबल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हाँ, फॉर मोर देन 1 ईयर, जिसको हम लोग मोर देन 1 ईयर बाद पे करेंगे। अब वो कभी भी हो सकता है, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, बस 12 महीने से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 12 महीने के बाद कभी भी पे कर रहे हैं, वो सारा हमारा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। और ये क्या है? विच इज़ पेबल विद इन 1 ईयर। 12 महीने के अंदर अंदर अगर हम पे कर रहे हैं किसी भी उधारी को, तो उस उधारी को हम बोलते हैं करेंट लाइबिलिटी। और लास्ट वाला है कंटिजेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी का कुछ एग्जाम्पल दो। पीके प्रीपेड नहीं, वो अपने लिए असेट है। बैंक लोन, मशीन नहीं, वो तो हमारे लिए असेट है। में लाइबिलिटी डिबेंचर्स भी लॉन्ग टर्म के लिए होता है। चैप्टर नंबर 7 तुम लोग बीएसटी का पढ़ोगे ना, तब एक आइडिया लगेगा शेयर क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, वो हम लोग उसमें देखेंगे। अभी के लिए इतना याद रखो, बैंक लोन और डिबेंचर्स ये हम लोग नॉर्मली इसको लॉन्ग टर्म ही मानते हैं कि आराम से इसको पे करेंगे। कभी कभार एग्जाम में एक आध एग्जाम्पल भी पूछ लेता है कि एग्जाम्पल बताओ, तो ये हो गया बैंक लोन और ये हो गया डिबेंचर्स। फिर उसके बाद अगले पे आते हैं करेंट लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटी के एग्जाम्पल बताओ। एक हो गया क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, करेक्ट। और बताओ, अभी अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हम लोग कुछ कुछ नया टर्म भी पढ़े थे, कुछ याद है? अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम मतलब पहले से पैसा मिल गया, मैं अभी तक कमाया नहीं हूँ, वो भी तो मेरे लिए लाइबिलिटी है। वो मेरा पैसा थोड़ा ना, वो तो मंथ के एंड में मेरा पैसा होगा। मंथ के स्टार्टिंग में जो फीस मेरे को मिल रहा है वो मेरे लिए लाइबिलिटी है। तो अनअर्न्ड इनकम ये भी हमारे लिए लाइबिलिटी होता है। फिर उसके बाद और बोल सकते हो बिल्स पेबल। बिल्स पेबल भी जो है ये भी हमारा करेंट लाइबिलिटी है। वहाँ लिख लो साइड में जगह हो तो, अनअर्न्ड इनकम, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बस इतना चल जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, अनअर्न्ड इनकम, बिल्स पेबल, करेंट लाइबिलिटी, उसके एग्जाम्पल में नीचे जगह होगा हो तो। क्रेडिटर हो गया एक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, अनअर्न्ड इनकम हो गया, बिल्स पेबल हो गया और बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। तुम लोग को बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब पता है किसी को? उसको बैंक ओडी भी बोलते हैं। बिजनेसमैन को ये बेनिफिट मिलता है, ओडी लिमिट, सीसी लिमिट, ओडी लिमिट, ऐसा कुछ बोलते हैं। देखो होता क्या है, तुम लोग को डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में फ़र्क पता है? क्या फ़र्क होता है डेबिट कार्ड? हाँ करेक्ट। देखो एग्जाम्पल समझो, ये मान लो डेबिट कार्ड है, अगर मेरे अकाउंट में रखा हुआ है 1000 रुपये, तो मैं मैक्स टू मैक्स मेरे अकाउंट से 1000 रुपये ही डेबिट कार्ड से यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन क्रेडिट कार्ड लेने के लिए मेरे को पहले बैंक में जाके परमिशन देना पड़ता है। फिर बैंक मेरा चेक करता है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। अगर मान लो मेरा काम बहुत अच्छा लेवल का है तो फिर वो मेरे को ज़्यादा अमाउंट का देगा। फॉर एग्जांपल बैंक बोला है कि हम 50,000 का ओडी देते हैं, ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट लिमिट, या बैंक बोलेगा हम 50,000 का सीसी देते हैं, कैश क्रेडिट देते हैं। इसका मतलब बैंक मेरे को इतना बोनस में पैसा दिया है। मेरे अकाउंट में अगर 1 लाख भी रखा है तो भी बैंक जो ये पैसा एक्स्ट्रा दिया है 50,000, टोटल मेरे अकाउंट में 1.5 लाख माना जाएगा। इसको बोलते हैं बैंक ओडी।
तो बैंक ओडी हर किसी को सेम अमाउंट नहीं देता, डिपेंडिंग ऑन क्या बिजनेस कर रहे हैं, क्या प्रोफेशन कर रहे हैं, उसके हिसाब से देख के दिया जाता है। किसी को 10,000, किसी को 20। हाँ, बदले में इंटरेस्ट भी पे करना रहता है। जितना लेट तक पे करोगे उतना इंटरेस्ट पे करते रहोगे, और फिर बॉक्सर वगैरह भी, बाउंसर वगैरह को भेजा जाएगा टाइम पे नहीं पे किए तो ये सब पॉइंट है। तो डेबिट कार्ड में क्या होता है, जितना मेरे बैंक में रखा है मैं मैक्स टू मैक्स उतना ही पैसा निकाल सकता हूँ, इसके ऊपर एक्सीड नहीं कर सकता। लेकिन क्रेडिट कार्ड में अगर मेरे पास 1 लाख रखा है अकाउंट में, और मेरे को बैंक 50,000 का ओडी लिमिट या सीसी लिमिट दिया है, तो मैं 1.5 लाख तक का शॉपिंग कर सकता हूँ, और उसको मेरे को विद इन 2 महीना 3 महीने रिटर्न करना पड़ेगा। अगर मेरे को 2 से 3 महीने के अंदर रिटर्न करना है तो करेंट लाइबिलिटी हुआ कि नॉन करेंट? याद करो, 2 से 3 महीने के अंदर रिटर्न करना है पैसा, करेंट लाइबिलिटी। इसीलिए मैं तुम लोगों को करेंट लाइबिलिटी के अंदर एग्जाम्पल में लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, बिकॉज ये जो उधारी होता है ये ऐसा मान लिया जाता है कि 2 से 3 महीने के अंदर जो कस्टमर है वो वापस कर देगा। ठीक है, ये लाइबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगले पे आते हैं असेट। असेट भी इंपॉर्टेंट है। असेट का मीनिंग आए तो क्या लिखेंगे? इट इज अ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय बिजनेस विच हेल्प्स इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। हाँ, एंड इट ऑल्सो गिव फेब। क्या था फेब? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। बस ये 2 पॉइंट लिख के असेट खत्म हो जाएगा। तो असेट में कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस विच हेल्प्स इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस को आगे चलाने में, उसके कंडक्ट में काम आता है। और दूसरा ये बोल सकते हैं विच गिव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जो हमें फेब देता है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, कि फ्यूचर में इससे हम बेच के सामान बेच कर पैसा रिकवर कर सकते हैं। ये इतने अलग अलग तरीके का होता है, लॉन्ग टर्म, करेंट असेट, लिक्विड असेट और फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस नहीं, हाँ, फिक्टिशियस असेट। किसको फिक्टिशियस असेट का मतलब पता है? बोलो बोलो, किसको फिक्टिशियस असेट का मतलब पता है? नहीं, मैं लिखाया नहीं हूँ। हाँ, लेकिन स्कूल में कुछ हल्का फुल्का सा ज्ञान प्राप्ति। सुनो सुनो, ये जो फिक्टिशियस असेट है ना, ये एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ना तुम लोग को ओवरव्यू बता रहा हूँ। अभी तुम लोग को उतना डेप्थ में समझ नहीं आ पाएगा, और बहुत कम ही लोग को ये एग्जाम्पल क्लिक करेगा, इसीलिए मैं पढ़ाता नहीं हूँ। बट अगर आ गया बाई चांस तो तुम लोग कुछ तो अनाप शनाप एटलीस्ट कुछ भी लिख के आ पाओ। तो देखो मैं बता रहा हूँ फिक्टिशियस असेट क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुनना। मान लो फॉर एग्जाम्पल ये है शाहरुख खान, ठीक है, ये है शाहरुख खान। शाहरुख खान को एक कंपनी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहता था, जो कंपनी है बायजूस, ठीक है, और वो बनाया भी था। तुम लोग को याद भी होगा शाहरुख खान का बहुत वो एडवर्टीजमेंट चलता था। वो तो इसका बेटा चरस, गांजा, अफीम ये सब में फंस गया, तब से थोड़ा मार्केट वैल्यू डाउन हो गया। नहीं तो बायजूस का अच्छा खासा ऐड ये किया करता था जो शाहरुख खान है। अब मान लो, थोड़ा ध्यान से सुनना, फॉर एग्जाम्पल 2025 चल रहा है। 2025 में शाहरुख खान को अप्रोच किए बायजूस कंपनी, और वो बोले कि हमारे लिए एक एडवर्टीजमेंट कर दो। हाँ ठीक है ना, वही। अरे तुम लोग एग्जाम्पल से समझो, ये कंपनी पूरा बर्बाद हो गया, इसका वो नहीं बचा अब कुछ। तो देखो अभी के लिए बस समझो, क्योंकि मेरे को एक रिलेट करके बताना है ना। ये शाहरुख खान है, ये बोला ठीक है मैं तुम्हारा एडवर्टीजमेंट कर दूंगा, मैं बदले में 10 लाख रुपए चार्ज करूंगा। बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज कर रहा है, 10 लाख रुपए, उससे भी ज़्यादा करेगा। अपने एग्जाम्पल में मान लो 10 लाख रुपए चार्ज कर रहा है, और उनके लिए एडवर्टीजमेंट करके दिया। जब कंपनी अपना 2025 का बैलेंस शीट बनाएगा, 2025 का बैलेंस शीट की जगह मान लो P&L अकाउंट बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पे ये खर्चा दिखाएगा। इस साइड हम लोग खर्चा दिखाते हैं एक्सपेंस, और इस साइड हम लोग इनकम दिखाते हैं। तो बताओ इस साल इसका खर्चा कितना हुआ? खर्चा कितना हुआ? 10 लाख, क्योंकि वो शाहरुख खान को बुलाया, पैसा दिया, तो इस साल खर्चा हुआ टोटल 10 लाख। अब तुम लोग सोच के बताओ, ये जो शाहरुख खान इनका एडवर्टीजमेंट करेगा, उससे बेनिफिट इनको बस 2025 में मिलेगा, या आने वाले कई सारे साल तक मिलेगा? क्या बोल रहा है? हाँ हाँ करेक्ट, आने वाले कई सारे सालों तक बेनिफिट मिलेगा। लेकिन पैसा कब गया? पैसा इसी साल गया, लेकिन बेनिफिट आने वाले कई सारे साल तक मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पूरा 10 लाख नहीं दिखाते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो 10 लाख है इसको बांट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो 10 साल है, तो 10 साल में हम लोग बांट दिए 10 लाख। हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि शाहरुख खान का जो बेनिफिट है वो हमें आने वाले 10 साल तक मिलेगा। तो इसको जब डिवाइड करें 10 लाख अपॉन 10, तो एक साल का कितना आ गया? 1 लाख रुपए। तो हम लोग यहाँ पे 10 लाख नहीं दिखाएंगे, हम सिर्फ 1 लाख दिखाएंगे, बिकॉज इस साल हमें हमारा खर्चा तो 10 लाख हुआ है, लेकिन आने वाले कई सारे साल तक बेनिफिट मिलेगा। तो जब तक खर्चा का बेनिफिट मिल रहा है तब तक हम लोग इनकम यहाँ दिखाएंगे, उसका जितना इनकम आया शाहरुख खान के ऐड के चलाने की वजह से, और जितना हर साल का खर्चा उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे हैं। अब मान लो कंपनी इस साल बैलेंस शीट बनाया, खर्चा उसको एक्चुअल में कितना दिखाना था? 10,
लेकिन वो 10 नहीं दिखा सकता क्योंकि ये तो गलत हो जाएगा। एक मैचिंग प्रिंसिपल होता है अगले चैप्टर में। मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है इस साल का जितना एक्सपेंस है उसको मैच करो इस साल के इनकम से। तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि इधर 10 लाख पूरा एक बार में खर्चा दिखा दिए और धीरे धीरे यहाँ कमाई दिखा रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ खर्चा भी ऐसे ही बांटेंगे, कमाई को भी ऐसे ही बांटना पड़ेगा। अब मान लो कंपनी अपना बैलेंस शीट बनाया, एक्चुअल में कितना दिखाना था खर्चा 10 लाख, लेकिन कितना दिखाया है 1 लाख रुपए। अभी भी कितना बचा है दिखाना 9 लाख रुपए। तो कंपनी उस साल अपने बैलेंस शीट में दिखाएगा 9 लाख रुपए का असेट। इसलिए ये असेट दिखाएगा क्योंकि अभी जो भी ओनर है, ओनर अभी कितना रुपए दिखाए 1 लाख, और वो कितना रुपए दिखाएगा फ्यूचर में 9 लाख। तो ओनर फ्यूचर में बिजनेस को पे करेगा, कितना रुपए पे करेगा 9 लाख रुपए। तो बिजनेस के पास पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। फ्यूचर में पैसा आ रहा है, मजे लेना बाकी है, तो वो इसलिए बैलेंस शीट में असेट में दिखेगा। इसको हम लोग बोलते हैं फिक्टिशियस असेट। क्या ये एक्चुअल में 9 लाख कोई असेट है? सोच के बताओ, क्या कोई पैसा मिलने वाला है? नहीं, वो तो खर्चा हो चुका है। वो हम लोग इसलिए दिखा रहे हैं कि हम लोग को अपना मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करना है। तो इसी वजह से हम लोग एक बार में 10 लाख नहीं दिखा सकते। यहाँ 1 लाख दिखाए, यहाँ 1 लाख दिखाए, तो जो रिमेनिंग 9 लाख है उसको हम लोग इधर दिखा रही है। एक्चुअल में कोई हमारा असेट है ही नहीं। पॉइंट आया समझ में? इसको बोलते हैं हम लोग ये फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस असेट का मतलब ये एक्चुअल में कोई असेट होता ही नहीं है, लेकिन अभी ना उतना मैच्योरिटी बिल्ट नहीं हुआ है। थोड़ा चैप्टर आगे पढ़ेंगे ना तब और ज़्यादा अच्छे से समझ आ पाएगा। इसको लिख लो फिक्टिशियस का, अगर आ गया एग्जाम में, वहाँ जगह छोड़ने में बोला था ना, कुछ हल्का फुल्का भी लिख पाओ, ज़्यादा बड़ा डेफिनेशन नहीं है। अभी उतना अच्छे से बहुत लोग को समझ नहीं आएगा क्योंकि उसके लिए लगता है थोड़ा मैच्योरिटी, इसलिए मैं उसको आगे जाके चैप्टर में समझाता हूँ। क्या बताओ, फिक्टिशियस असेट एक्चुअल में वो 9 लाख रुपए कोई असेट है क्या? नहीं, हमें कोई फ्यूचर में बेनिफिट नहीं मिलने वाला। खर्चा जो होना था वो हो गया। वो तो बिजनेस को पैसा मिलेगा ओनर से, इसलिए वो ऐसा दिखा रहा है। एक्चुअल में कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं जिसको बेच के हम पैसा रिकवर करेंगे। तो लिखा है नीदर टैंजेबल नॉर इंटैंजेबल। ये ना तो टैंजेबल असेट है ना तो इंटैंजेबल असेट है, बस ऐसे ही बुक में दिखते जाएगा। हर 9 लाख रुपए इस साल दिख रहा है, अगले साल 8 लाख रुपए दिखेगा, अगले साल 7 लाख रुपए दिखेगा, ऐसा करके आने वाले 10 साल तक वो दिखेगा, फिर एक टाइम बाद वो खत्म हो जाएगा। तो नीदर टैंजेबल नॉर इंटैंजेबल, दे आर लॉस ऑफ पास्ट ईयर। देखो ये लॉस है, जो एक बार में 2025 में 10 लाख का खर्चा किए थे, वही खर्चे को हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। दे आर द लॉस ऑफ द पास्ट ईयर विच आर नॉट येट रिटर्न ऑफ, जो अब तक खत्म नहीं हुआ है, जो अब तक खत्म नहीं हुआ है। इसमें एक एग्जाम्पल लिख लो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, अभी जो मैं तुम लोग को बताया ना शाहरुख खान वाला, उसको यही बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बोलते हैं। कि हम 10 लाख ना दिखाकर एक साल में 1 लाख दिखा रहे हैं और बाकी का रिमेनिंग अमाउंट बैलेंस शीट में 9 लाख रुपए दिखा रहे हैं। फिर अगले साल पीएनएल में फिर 1 लाख दिखाएंगे, बैलेंस शीट में 8 लाख, फिर उसके अगले साल बैलेंस शीट में 7 लाख, फिर उसके अगले साल 6 लाख, ऐसा करके वो 10 साल तक घूमता जाएगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, SUSPENCE, सस्पेंस। तो उसी को बोला जाता है फिक्टिशियस असेट। तो असेट कितने तरीके का होता है? असेट कितने तरीके का होता है? 4। क्या क्या? लॉन्ग टर्म असेट, करेंट असेट, लिक्विड असेट और फिक्टिशियस असेट। लिक्विड असेट क्या होता है? जो 2 से 3 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। क्या लिक्विड असेट में हम लोग स्टॉक लेते हैं? नहीं, ऐसा मान लिया जाता है प्रूडेंस कंसेप्ट के हिसाब से कि स्टॉक नहीं बिका तो क्या करोगे, पहले से रेडी रहो कि अगर नहीं बिका तब क्या करोगे, तो इसलिए हम लोग स्टॉक को काउंट ही नहीं करते। स्टॉक करेंट असेट में आ जाएगा लेकिन लिक्विड असेट में उसको काउंट नहीं करेंगे। फिर ये जो फिक्स्ड असेट था ये 2 था, ये तो याद होना चाहिए, टैंजेबल इंटैंजेबल। टैंजेबल का एक आध एग्जाम्पल बताओ। बिल्डिंग हो गया, फिर लैंड हो गया। कैश नहीं बोल सकते क्योंकि कैश जो हमारा होता है वो करेंट असेट होता है, वो लॉन्ग टर्म नहीं होता। हाँ, मशीन हो गया, फिर प्लांट हो गया। प्लांट मतलब पौधा, करेक्ट ना? प्लांट मतलब कूलर। प्लांट मतलब बहुत बड़ा मशीन। एक मशीन मतलब तो छोटे छोटे मशीन, लेकिन जब मशीन के आगे हम लोग प्लांट लगा देते हैं, प्लांट एंड मशीन मतलब बहुत, NMDC में जो बड़ा बड़ा मशीन होता है ना वैसा टाइप वाला, तो प्लांट एक आ गया। और हाँ, कूलर ये भी हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब हमारे टैंजिबल असेट है। टैंजिबल असेट का एग्जाम्पल क्या होगा, सॉरी मीनिंग क्या होगा? आर दोज असेट विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस विच कैन बी सीन एंड टच्ड, जिसको सीन देखा भी जा सकता है, जिसको टच भी किया जा सकता है। इंटेंजिबल असेट का मीनिंग
आर दोज असेट्स which do not have physical existence and which cannot be seen or touched. It can be only felt. इसको बस फील किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल बताओ। गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, और पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, सॉफ्टवेयर राइट हो गया, माइनिंग राइट हो गया, ये सब इसके अंदर इंटेंजिबल के अंदर एग्जाम्पल। ड्राइंग भी इंपॉर्टेंट है, मार्क करो। ड्राइंग क्या था? इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड या विड्रॉन? विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कैश, असेट, गुड्स, ये सब फॉर हिज पर्सनल यूज। वो वर्ड भी लगाना है, पर्सनल यूज पे ही होना चाहिए। बिजनेस की यूज से अगर पैसा निकाल रहा है बैंक से तो उसको ड्राइंग नहीं बोलेंगे। कैश निकाल रहा है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, असेट ले रहा है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू असेट, और गुड्स ले जा रहे हैं तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। इसके बाद एक्सपेंडिचर पे आओ। एक्सपेंडिचर का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको स्टार मार्क करो। एक्सपेंडिचर के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने पॉइंट थे? 4। पहला, टू अक्वायर एन असेट विच गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर। तीसरा, इट इंक्रीजेस अर्निंग कैपेसिटी, और 4, शोन एज असेट इन द बैलेंस शीट। बस ये 4 पॉइंट, ये आ गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को और क्या बोलते हैं? रिकरिंग। हाँ, रिकरिंग तो हो गया, इसी को एक्सपेंस भी बोला जाता है। तो अगर तुम लोग भूल जाओ एक्सपेंस का क्या मीनिंग होता है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो मैं लिखवाया हूँ वही एक्सपेंस को छाप देना, दोनों का मतलब सेम होता है। मेरे को एग्जाम्पल दो कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर का। कुछ बड़े खर्चे का नाम बताओ, क्या क्या बड़े बड़े खर्चे हो सकते हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंड। हाँ, नहीं तो खर्चा होना है ना, कुछ खर्चा। लैंड क्या खर्चा है वो? अच्छा, तू ऐसा बोलना चाहता है, एक्विजिशन ऑफ लैंड। हाँ, थोड़ा एक्विजिशन ऑफ लैंड कि हम लोग अक्वायर करें। हाँ, और डैम। हाँ, डैम, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। अब तुम लोग सब बनाने पे आ जाओगे, मेरे को पता है। ये नहीं कि थोड़ा कुछ और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल बताएंगे। और क्या होगा? टायर पंचर, रिपेयर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, रेवेन्यू है। ऐसा मामूली नॉर्मल बिजनेस में हर साल हमें बिजनेस के टायर वगैरह रिपेयर करना पड़ता है। और बताओ, और परचेज टीवी, ये भी मान सकते हो। अगर मान लो हम लोग एक टीवी खरीद रहे हैं, कूलर खरीद रहे हैं, एसी खरीद रहे हैं, ये भी एक बार का ही खर्चा होता है। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेकंड फ्लोर, एक फ्लोर बना हुआ है, हम सेकंड फ्लोर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये देखो, मैं एग्जाम्पल यहाँ लिखवाया तो था इतना सारा पॉइंट कि वो कौन सा कैपिटल है। हाँ, कार और खरीद रहे हैं, ये सब इसी के अंदर आ जाएगा। ये एक बार रीड कर लेना, इसके सामने लिख दो रीड, क्योंकि तुम लोग रीड वैसे भी नहीं कर पाते हो। रिसीट भी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग का डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट वाले ही लिखाए हो सारा। रिसीट का मतलब पैसा आना। अब पैसा कहीं से भी आ सकता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी करके भी, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी करके भी। कि अगर मेरा कपड़ा दुकान है, कपड़ा बेच रहा हूँ तो भी पैसा आ सकता है, और कोई पुराना मोटर रखा था उसको भी बेच रहा हूँ तो भी पैसा आ सकता है। वो सबको हम अपने रिसीट बोलते हैं। तो रिसीट का मीनिंग लिखा हुआ था द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज और असेट्स। तो ये याद रखना, या तो सर्विस बेचो या गुड्स बेचो या कोई असेट को बेचो, सब मिला के हम रिसीट बोलते हैं। रिसीट कितने तरीके का होता है? 2। क्या क्या? रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। अगर मेरा दुकान जो चीज़ का है मैं उसको बेच के पैसा कमा रहा हूँ, वो किस में आएगा? रेवेन्यू रिसीट के अंदर। और मैं कोई असेट या कोई इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहा हूँ, वो किस में आएगा? कैपिटल रिसीट के अंदर। जो रेवेन्यू होता है वो रिकरिंग होता है, जो कैपिटल होता है वो नॉन रिकरिंग होता है। एक्सपेंसेस तो हो गया था, ईयर को मार्क कर लो। प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। किसका आंसर ड्यू बट नॉट पेड होगा? प्रीपेड का या आउटस्टैंडिंग का? ड्यू बट नॉट पेड। कोई अभी आया क्या? नहीं। हाँ बताओ, ड्यू बट नॉट पेड किसका होगा आंसर? आउटस्टैंडिंग का। और पेड बट द बेनिफिट इज नॉट रिसीव्ड येट, उसको क्या बोलेंगे? प्रीपेड। मतलब हम लोग पे कर दिए बट उसका बेनिफिट हमें अभी नहीं मिला है, वो आने वाले कई वर्षों में मिलेगा। प्रीपेड को असेट ट्रीट करते हैं या लाइबिलिटी?
असेट, आने वाले टाइम में बेनिफिट मिलेगा। और आउटस्टैंडिंग को क्या ट्रीट करते हैं? लाइबिलिटी। जब हम लोग बैलेंस शीट वगैरह का फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करेंगे तो इसमें काम आएगा। फिर परचेजेस को स्टार मार्क, परचेजेस बाद में कहीं लिखा होगा। कौन सा नंबरिंग है परचेजेस का? 10th। परचेज का तो सिंपल वही मतलब है कि हम लोग गुड्स को परचेज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम सेल्स रिटर्न। वाओ, रिटर्न इनवर्ड या आउटवर्ड? सोच के बताओ। आउटवर्ड, क्योंकि हम अपने सप्लायर को सामान भेज रहे हैं, वापस दे रहे हैं। और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि हमारा कस्टमर आके इन कर रहा है, सामान हमें दे रहा है वापस। ये सब तो हो गया। उसके बाद इंसॉल्वेंट को मार्क कर लो। इंसॉल्वेंट कौन सा पर्सन है? जो अपने डेट को पे करने के पोजीशन में है कि नहीं है? नहीं है। जो अपने डेट को पे नहीं कर पा रहा, उसके एसेट्स कम है और उसके लाइबिलिटी ज़्यादा है, तो उसको हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं। तो सॉल्वेंट कौन होता होगा? जो पे कर सकता है, जिसके पास इतना पैसा है, सफिशिएंट पैसा है कि वो पे कर सकता है। इसके और भी कुछ डेफिनेशन बचे थे। हाँ, ये गुड्स को भी मार्क कर लो स्टार। अच्छा, गुड्स और स्टॉक सेम होता है कि अलग अलग होता है? ये बताओ। गुड्स और स्टॉक सेम या अलग? अलग। तो बताओ कैसे अलग? हाँ, करेक्ट, सही है। देखो, गुड्स का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। गुड्स और जो अपना स्टॉक है वो दोनों सेम है। गुड्स और स्टॉक अपना दोनों सेम है, वो लास्ट में एक डिफरेंशिएट होता है, वो बता रहा हूँ। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मेरा दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स का। साल के शुरुआत में 1 अप्रैल को मैं क्या किया? 20 वॉशिंग मशीन खरीद के लाया। तो 20 वॉशिंग मशीन को मैं अपना गुड्स भी बोल सकता हूँ, या 20 वॉशिंग मशीन को मैं अपना स्टॉक भी बोल सकता हूँ। तो मंथ के स्टार्टिंग में या अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में जो 20 वॉशिंग मशीन है, इसको दोनों ही बोला जा सकता है। गुड्स भी बोला जा सकता है, बिकॉज मेरा दुकान जो चीज़ का है मैं खरीद के भी वही ला रहा हूँ, तो मेरा गुड्स भी है ये। और सेकंड में इसको स्टॉक भी बोल सकता हूँ। लेकिन मान लो ईयर के एंड 31 मार्च जब आया, तब तक मेरे पास 3 वॉशिंग मशीन अनसोल्ड थे, ये बिके नहीं थे। अब इस वॉशिंग मशीन को सिर्फ एक नाम देते हैं, उसको बोलते हैं स्टॉक। तो जो हमारा ईयर के एंड में बच जाता है उसको हम बोलते हैं स्टॉक, और ईयर के स्टार्टिंग में जो था उसको गुड्स भी बोल सकते हो, उसको स्टॉक भी बोल सकते हो। तो बस यही एक थिन लाइन डिफरेंस है कि स्टार्टिंग में तो वो गुड्स और स्टॉक सेम रहता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन एंड में जो बच गया उसी को ब्रॉडली क्लोजिंग स्टॉक बोला जाता है, एंड में जो हमारे पास बच गया। तो गुड्स याद रखना है, ये भी गुड्स भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों में फ़र्क क्या था प्रॉफिट और गेन में? हाँ, बिजनेस का सामान बेच के पैसा मिल रहा है उसको बोलेंगे प्रॉफिट, और कोई मोटर असेट को बेच के पैसा मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे? गेन। तो इसमें बस एक वर्ड है, अगर हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, मतलब जिस चीज़ का धंधा है उससे पैसा मिल रहा है, तो वो हमारा हो गया प्रॉफिट। और जिस चीज़ का धंधा नहीं है, उसके अलावा किसी दूसरे चीज़ से पैसा मिल रहा है, वो हम लोग बोलेंगे उसको गेन। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी और नॉन ऑपरेटिंग बस याद रखना है। ये डिस्काउंट को स्टार मार्क कर दो, ज़्यादा नहीं पूछता है, हल्का सा याद रखना है कि डिस्काउंट अमाउंट है रिबेट का। डिस्काउंट कौन किसको देता है? बायर सेलर को या सेलर बायर को? बायर सेलर को देगा डिस्काउंट। वाओ, सेलर देगा बायर को डिस्काउंट। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द रिबेट काइंड ऑफ कैशबैक गिवन बाय द सेलर टू अ बायर। एक सेलर अपने बायर को जो कैशबैक दे, उस कैशबैक को बोला जाता है डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने तरीके का होता है? बोलो बोलो बोलो। दो। क्या क्या? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट ऐसा होता है जिससे जो पेमेंट को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट पक्का। कैश डिस्काउंट कि पेमेंट जल्दी जल्दी प्रमोट हो जाए और वो ज़्यादा मोटिवेट होकर अभी अभी पेमेंट कर दे, उसको हम लोग एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं कि अगर तो विद इन टाइम फ्रेम के अंदर पैसा जमा कर दिया तो तेरे को एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। तो कई लोग जो लोग बाद में पेमेंट करेंगे ऐसा सोच के रखते हैं, ये डिस्काउंट की वजह से हम लोग पे कर देते हैं। और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है?
हाँ, जो बल्क अगर परचेज कर रहा होगा उस पे ये दिया जाता है, उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। दोनों में से पहले किसको कैलकुलेट करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। किसको जर्नल एंट्री में दिखाया जाता है? किसको दिखाएंगे हम लोग कि ये डिस्काउंट मिला है? ट्रेड को या कैश को? कैश को दिखाया जाएगा। ट्रेड को क्यों नहीं दिखाते? क्यों नहीं दिखाते ट्रेड को? क्योंकि ये सबको ही मिलता है, ये हम लौते नहीं हैं, हम कोई ऐसे लौते नहीं है जिनको ये डिस्काउंट मिल रहा है। मार्केट में हर दूसरा बंदा जो भी सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदने गया वो बल्क में खरीदेगा, और जो बल्क में खरीदेगा उसको ट्रेड डिस्काउंट तो मिलना ही मिलना है। तो इसलिए ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग नहीं दिखाते, बिकॉज वो मार्केट में हर बंदे को मिल रहा है। कैश डिस्काउंट बस सेलेक्टेड लोग को मिल रहा है जो विद इन टाइम फ्रेम के अंदर पेमेंट कर रहे हैं या इमीडिएट पेमेंट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग कैश डिस्काउंट को दिखा कर चलते हैं। ये सब छोटा मोटा जी है, वो ज़्यादा नहीं पूछता। जीएसटी क्या है? जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले के टाइम में बहुत सारे मल्टीपल टैक्सेस होते थे, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, गिफ्ट टैक्स, लेकिन वो सबको कंबाइंड कर दिया गया और उनको मर्ज करके फाइनली जीएसटी बना दिया गया। 1 जुलाई 2017 में जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ था। वाउचर मतलब क्या है? वाउचर 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 क्या? गिफ्ट वाउचर होता है? हाँ, वाउचर इज द एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या मैं अगर कोई दुकान से बिल मिल रहा है, क्या मैं उसको वाउचर बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकते हैं। वाउचर का मतलब ये नहीं गिफ्ट वाउचर, किसी भी चीज़ को बोल सकते हैं जो प्रूफ की तरह काम करे कि हम वहाँ से सामान खरीद के लाएं, चाहे वो कैश मेमो हो, वो इनवॉइस हो, वो बिल हो, वो रिसीट हो, वो डेबिट नोट हो, क्रेडिट नोट हो, वो सब हमारे लिए वाउचर है। अच्छा बताओ, ये वाउचर है कि नहीं? अगर मान लो एसबीआई में गए तो हमें एक पे इन स्लिप मिलता है जिसमें जितना रुपए जमा कर रहे हैं इधर फिल करते हैं, इधर फिल करते हैं, एक वो अपने पास रखता है ये वाला, ये एक हमें देता है। ये है क्या? हाँ, ये भी है, क्योंकि ये एक प्रूफ रहता है कि हम पैसा जमा किए हैं। कल को अगर हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आया तो हम लोग ये प्रूफ लेके केस लड़ सकते हैं। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, वाउचर इज द एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। वाउचर एक एविडेंस है कि बिजनेस का ट्रांजैक्शन हुआ है, और इसको हम लोग जरूरत पड़ने पे एक तरीके का प्रूफ के तौर पे भी दिखाया जा सकता है, एविडेंस के तरीके भी, जैसे कैश मेमो हो गया, इनवॉइस हो गया, बिल हो गया, रिसीट हो गया, डेबिट नोट हो गया, क्रेडिट नोट हो गया, और पे इन स्लिप। पे इन स्लिप मतलब वही जो पैसा जमा करते टाइम जो फॉर्म भरते हैं उसको पे इन स्लिप बोलते हैं। सॉल्वेंट तो पढ़ लिए थे जो उस पोजीशन में रहेगा। बैड डेट भी उतना ज़्यादा नहीं पूछता। बैड डेट बस वो डेटर जो अब पैसा देगा ही नहीं, पूरा 100% कन्फर्म है वो पैसा नहीं देगा। जिसका थोड़ा बहुत चांसेस है पैसा दे भी सकता है उसको क्या बोलते हैं? जिसका 100% क्लियर, हाँ, डाउटफुल डेट। ये याद रखना है, डाउटफुल डेट, जिसका थोड़ा बहुत चांसेस लग रहा है, अभी वो पूरी तरीके से घोषणा नहीं किया है कि वो पैसा नहीं देगा, बस ऐसा चांसेस, हल्का फुल्का चांसेस लग रहा है कि वो नहीं देगा, तो उसको बोलते हैं डाउटफुल डेट। और जिसका बिल्कुल 100% श्योर हो गया है हम लोग क्या वो पैसा देने ही नहीं वाला, वो हमारा बैड डेट। डेप्रीसिएशन मतलब क्या था? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, डिक्रीज, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट, उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रीसिएशन। ठीक है, एंट्री वगैरह आता नहीं है। टर्नओवर का मतलब सेल्स को बोलते हैं, जो भी इस साल अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक बेचे हैं उसको बोल देते हैं। इसके तुम लोग क्वेश्चन देखे थे जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था? हाँ, एक तो मैं क्लास में भी करवाया था, उसका मैं दोबारा रिकॉर्डिंग बना के वो प्लेलिस्ट में डाला हूँ। मिशन 100% सीरीज के प्लेलिस्ट में तुम लोग को मिल जाएगा, तो एक बार कंप्लीट कर लेना इस चैप्टर के क्वेश्चन। ब्रेक लेते हैं, फिर चैप्टर नंबर 3 पे आएंगे।